हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि इसकी पहली वाली वीडियो में हमने आपको रसायन की उत्पत्ति, रसायन की कुछ मूल अवधारणा के बारे में बहुत ढेर सारी जानकारी बताई थी। आज उसी अगली कड़ी में हम बताएंगे कि रसायन विज्ञान में मापन। तो रसायन विज्ञान में मापन में हम कुछ ऐसे मापन के बारे में सीखेंगे, ऐसे यंत्रों के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा कुछ मापन जो भी किया जाता है उसमें क्या त्रुटियां होती हैं, कैसे शुद्धता होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं मापन में रसायन विज्ञान में मापन। तो रसायन विज्ञान में मापन की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान में जब भी हम मापन की बात करेंगे तो यंत्र के द्वारा दो ही मापन होता है। एक परिशुद्ध मापन होता है और एक यथार्थ मापन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम मापते हैं यंत्र के द्वारा तो एक तो लगभग मान लिया जाता है, या फिर दूसरा जो हम यथार्थ सही मानते हैं। तो उसी मापन की कड़ी में हम कुछ ऐसे बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो कि सही मापन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयोगशाला में जो मापन किया जाता है यंत्र के द्वारा, वो उसमें मतलब कुछ न कुछ त्रुटि होती है या कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है, जो मापक जो भी यंत्र हमने प्रयोग कर रखा है उसी के द्वारा किया जाता है। और अगर हम बात करें तो कोई भी राशि या कोई भी मापन जब हम प्रयुक्त करते हैं, अर्थात जिस मापन को हम किसी राशि में व्यक्त करते हैं तो उसकी जो सूचना होती है एक निश्चित सीमा तक शुद्ध मानी जाती है और उससे और अधिक हम परिशुद्धता नहीं ले सकते। अगर हम बात करें वैज्ञानिक आंकड़ों के लिए तो वैज्ञानिक आंकड़ों के लिए एक सार्थक अंक का प्रयोग किया जाता है जो कि एक निश्चित और दूसरा जो है अनिश्चितता को व्यक्त करता है। तो अगर हम बात करें सार्थक अंक की तो सार्थक अंक जो होते हैं, बात करें हम सार्थक अंक की तो सार्थक अंक परिकल्पित मानों में अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के एक साथ, अर्थात एक अनिश्चित अंक मिला करके जो भी नंबर हम लिखते हैं उसको हम सार्थक अंक कह सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण होते हैं जो एक तो निश्चितता वाले अंक को प्रदर्शित करते हैं और अपने साथ कुछ न कुछ अनिश्चितता को भी लिए रहते हैं, जिसको हम सार्थक अंक कह सकते हैं। अगर हम बात करें परिभाषा को तो परिभाषा के रूप में हम सार्थक अंक को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो और अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले हम निश्चित अंक लिखते हैं, बाद में अनिश्चित अंक लिखते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेकर के अगर हम चर्चा करें तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा 11.2, तो इसमें 11 जो है ये सार्थकता अर्थात निश्चितता को प्रदर्शित करता है और ये जो 2 है ये हमारा अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है। तो अब हम दशमलव से पहले की जो बात करें, 1 2 अंक है यानी 11, ये हमारा सार्थक को अर्थात निश्चितता को प्रदर्शित किया और उस निश्चितता के साथ साथ 2 जो है हमारा अनिश्चितता हो गई, यानी ये हमारा
निश्चित हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो इस प्रकार से सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो एक निश्चित मान को प्रदर्शित करते हैं और उसके साथ साथ कुछ न कुछ अनिश्चितता लगी रहती है। क्लियर। मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा था कि सार्थक अंक की बात कर रहा था। तो सार्थक में जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमने आपको बताया कि यदि दशमलव से पहले शून्य हो और दशमलव के बाद कोई अंक हो, उसके बाद चाहे जितना भी शून्य हो, उसको हम सार्थक अंक मानते हैं। यानी उसको हम जो है काउंटेबल में ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, दोनों कंडीशन हो सकती है। जैसे देखा जाए 0.200, तो इसमें सार्थक अंक आपका कितना होगा, 3 होगा। तो आप या फिर इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो 2.10⁻³ करेंगे। तो ऐसे करके सार्थक अंक आपको नहीं मिलेंगे, 3 मिलेंगे। इसमें देखा जाए सार्थक अंक आपको कितने होंगे, सार्थक अंक कितने होंगे, 1 होंगे कि 2 होंगे कि 3 होंगे, 3 होंगे। सार्थक अंक आपके 3। और इसमें देखेंगे आप सार्थक अंक कितने होंगे, तो सार्थक अंक इसमें भी आपके कितने होंगे, 3 नहीं, इसमें सार्थक अंक आपके 4। ठीक, क्लियर। ठीक, अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देंगे जिसको आप स्वतः करिए और सार्थक अंक को फाइंड कर लीजिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें जिसको आप सॉल्व करेंगे स्वतः, जैसे हमने लिखा पहला 0.305, दूसरा 1.15, तीसरा 2500, चौथा 500, ये 5000 लिख देते हैं, पाँचवा 6.0201। तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप स्वतः लगाएंगे और इसमें बताएंगे, फाइंड करेंगे कि सार्थक अंक कितने प्रतिशत है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे 4 घातांकी संकेत या वैज्ञानिक संकेत। तो 4 घातांकी संकेत या वैज्ञानिक संकेत की अगर हम बात करें तो ये ऐसे संकेत होते हैं या ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या को हम शार्ट में प्रदर्शित करते हैं। तो वैज्ञानिक संकेत या 4 घातांकी संकेत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी संख्या को छोटे से छोटे भागों में प्रदर्शित करते हैं, वैज्ञानिक संकेतन कहलाती है। इसको हम शार्ट में ऐसे लिखते हैं n×10⁻, जहाँ पर ये जो होती है ये कोई भी नेचुरल नंबर होती है और 10 जो होता है ये आधार है, n जो होता है कोई भी संख्या हो सकती है। तो जैसे हमने लिखा 20 लाख, तो 20 लाख कुछ ऐसे आप लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ऐसे लिखेंगे। तो आप इतनी बड़ी संख्या लिखने के लिए 0 को काउंट करेंगे। तो ऐसे करने का मतलब लिखने में हो सकता है आपको त्रुटि भी हो जाए। अब इस त्रुटियों को दूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके आप काउंट कर लीजिए 0 को, फिर ×10⁻⁶। तो इस तरीके से ये जो हमने आपको बताया ये वैज्ञानिक संकेतन है। यानी बड़ी से बड़ी संख्याओं को आप ले करके उसको 10 की पावर के रूप में, हाँ इसमें और एक ध्यान देना होता है कि जैसे एक नंबर के बाद पॉइंट लगाने हैं
पॉइंट के बाद 0 लगाने हैं, उसके बाद 10 लिखना है और उसके बाद नंबर को आप काउंट कर लीजिए कितने 0 हैं या कितने जो भी संख्या रहेगी उसको आप काउंट करके घात के रूप में लगा देंगे। तो इसी को आप चार घातांकी या फिर वैज्ञानिक संकेत कहते हैं। तो किसी भी दशमलव युक्त अंकों में या विदाउट दशमलव युक्त अंकों का अगर हमको सार्थक अंक निकालना होता है तो हम कैसे निकालेंगे। तो आइए अगले टॉपिक में सीखते हैं सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ नियम। तो सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ नियम। तो सार्थक अंकों को निर्धारित करने के लिए कुछ ऐसे बिंदुओं का हमको ध्यान देना होता है जिसकी सहायता से हम सार्थक अंक निकाल सकते हैं। तो आइए फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में तो हम बात करेंगे सार्थक अंक निर्धारित करने की कुछ पहलुओं के बारे में, कुछ बिंदुओं के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पॉइंट फर्स्ट। तो हमने लिखा है कि सभी गैर शून्य सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें शून्य न हो, जिसमें सिर्फ अंक ही हो, उसको हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक। तो जैसे 355 हमने लिखा, इसमें आपका शून्य नहीं है, तो जब शून्य नहीं है तो ये आपके 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। क्लियर। अब अगर 0 कोई भी संख्या लिख दे, इसमें आपका सार्थक अंक नहीं है, तो संख्या आप जितने नंबर भी लिखेंगे, 2 अंक में, 3 अंक में, 4 अंक में, 5 अंक में, तो दशमलव के बाद अगर संख्या आप लिखते हैं, कोई भी अंक लिखते हैं शून्य के अलावा, तो वो आपके क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे हम देखें 0.25 लिखा है, तो 0.25 में हम देखें दशमलव के बाद हमने यहाँ पे कोई शून्य नहीं लगाया है, अर्थात 2 5 लिखा है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सार्थक अंक हैं वो कितने हैं, 2 हैं। उसी प्रकार से हम बात करेंगे दूसरी पॉइंट्स में हमने लिखा है प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये शून्य नहीं होते हैं, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि अगर दशमलव से पहले चाहे जितना शून्य लगा दीजिए, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, किसमें, सार्थक अंक में। हाँ, वो हम काउंट कर सकते हैं, उसको अगले पॉइंट में बताएंगे। यानी अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे हमने लिखा कि 0.03, तो यहाँ देखा जाए दशमलव से पहले शून्य, दशमलव के बाद शून्य है, तो अगर कोई नंबर होता है इन दोनों के मध्य में तो हम उसको काउंट कर लेते 0 को सार्थक अंक। तो नंबर नहीं है, केवल शून्य है, तो हम उसको छोड़ देंगे, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 होंगे। और इसकी बात करें तो दशमलव से पहले भी शून्य, दशमलव के बाद भी शून्य, तो हम इस शून्य को काउंट नहीं करेंगे। काउंट किसको करेंगे, 5 और 2 को। तो इस तरीके से इसमें सार्थक अंक कितने मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे। क्लियर। अब हम अगली पॉइंट्स की बात करें तो अगली पॉइंट्स ये है कि 2 गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब यदि हम कोई संख्या लेते हैं और संख्या के बाद शून्य लगाते हैं, दशमलव लगाए या न लगाए, उसके बाद अगर कोई अंक लेते हैं तो हमारा वो सार्थक अंक होगा। सब के सब शून्य भी सार्थक अंक और अंक भी आपका क्या होगा, सार्थक अंक होगा। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो हमने लिखा 2.005, तो इसमें दशमलव के पहले अंक है, दशमलव के बाद शून्य है, फिर अंक है,
तो इसमें सब के सब काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब 1 2 3 4। तो इस तरीके से सार्थक अंक सब मिलाकर कितने हो गए? 4। क्लियर? और भी एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, अगले अगर पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप उसमें देखेंगे। जैसे हमने लिखा 100.25। तो इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5, इसमें भी सार्थक अंक आपको कितने मिल जाएंगे? 5 मिल जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको सार्थक अंक मिल सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो अगले पॉइंट्स में उन्होंने बताया है कि यदि शून्य दशमलव से पहले आ जाए और उसके बाद कोई नंबर हो और उस नंबर के बाद शून्य होता है तो उसको भी हम काउंटेबल करते हैं सार्थक अंक में। यहाँ पर देखा जाए दशमलव से पहले शून्य है और दशमलव के बाद अंक है, उसके बाद शून्य है, तो हम इन तीनों को काउंटिंग लेंगे, अर्थात सार्थक अंक जिसमें कितने मिलेंगे? आपको 3 मिलेंगे। उसी प्रकार 100